हाँ देखो, आज हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का 9th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। क्या बोल रहा हूं? एटम एंड मॉलिक्यूल्स। सभी लोग लेसन का नाम डालो, फिर हम डिस्कस करते हैं क्या होता है मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। एटम एंड मॉलिक्यूल, देखते हैं क्या होता है एटम, क्या होता है मॉलिक्यूल। वैसे तो इन दोनों को समझने के लिए ना एक एग्जांपल समझा रहा हूं। दुनिया की कोई भी मैटर हो, दुनिया की कोई भी चीज हो, है ना, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी मैटर हो। मैटर तो जानते हैं ना, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड जिसके पास कुछ ना कुछ मास होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई बोले कि मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, आप बोलना एटम, और क्या होती है? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल और एटम्स दोनों ही क्या है? मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है। समझ रहे हो? किसी भी मैटर को आप डिवाइड करो 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 करो, लास्ट में जो मिलेगा छोटा सा छोटा पार्टिकल, वो क्या होगा आपके पास? एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स। जैसे अगर मैं इस चॉक की बात करूं, चॉक के अंदर इनफाइनाइट नंबर में क्या है? पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ना। तो इस चॉक के अंदर बात करूं तो बहुत सारे CaCO3 के क्या होंगे? पार्टिकल्स, क्योंकि चॉक का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। बहुत सारे छोटे छोटे CaCO3 के क्या होंगे? पार्टिकल्स। चॉक को जब तोड़ोगे, जो डस्ट निकलती ना चॉक की डस्ट निकलती है, मतलब चॉक के पार्टिकल्स निकल रहे हैं। चॉक के पार्टिकल्स निकल रहे हैं मतलब CaCO3 क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो किसी भी मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो एटम भी हो सकती है, मॉलिक्यूल्स भी। चॉक को तोड़ोगे, पार्टिकल्स बनेंगे, लेकिन चॉक के अंदर क्या होते हैं? कौन से पार्टिकल्स होते हैं? मॉलिक्यूल्स। CaCO3 क्या होता है? मॉलिक्यूल्स। कैसे होता है भी समझेंगे, समझ गए ना। तो पहले तो आप हेडिंग डालो एटम, लेसन का नाम डालो एटम मॉलिक्यूल्स, और उसके अंदर हेडिंग डालो एटम। एटम 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 के अंदर पहला पॉइंट लिखो, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम क्या होता है? लिखो, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। कर सकते हो? ये क्या होगी? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। दूसरा, एटम मिलकर बना होता है बेटा प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये क्या होते हैं आपके पास? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। तो जो भी एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होगा, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को आप प्यार से क्या बोलते हो? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब एटम से छोटा पार्टिकल्स। तो अगर एटम छोटा है या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन छोटे हैं, आप बोलना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन छोटे। एटम क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से थोड़ा बड़ा। तीसरा पॉइंट, एटम हैव नो चार्ज। हैव नो चार्ज। एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव। एटम हैव नो चार्ज। आप कह सकते हैं एटम क्या है? फिर नो चार्ज का मतलब न्यूट्रल। नो चार्ज का मतलब होता है न्यूट्रल, जीरो चार्ज। किसी भी एटम के ऊपर क्या होता है? जीरो चार्ज, मतलब एटम क्या हुआ करता है? न्यूट्रल, ठीक है। ये न्यूट्रल होने का रीजन क्या है आगे आगे धीरे समझेंगे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूं कि एटम न्यूट्रल क्यों होता है। क्योंकि जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन हुआ करते हैं ना बेटा, प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन क्या होता है? जीरो चार्ज। एक एटम न्यूट्रल हुआ करता है, मतलब
एटम के ऊपर जितना प्रोटॉन्स होंगे उतना ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव है एटम्स के अंदर उतना ही क्या होगा, नेगेटिव। मतलब जितने प्रोटॉन्स हैं उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। बस मान लो 20 प्रोटॉन है एटम्स के अंदर, 20 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स मान लो 20 है, मतलब 20 का मतलब 20 क्या होंगे प्रोटॉन्स पॉजिटिव में, तो 20 क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव में। ये प्रोटॉन है पॉजिटिव 20, इलेक्ट्रॉन है -20। कैलकुलेट करोगे तो ओवरऑल चार्ज कितना आएगा एटम्स के ऊपर, 0। अगर एटम में 100 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 100 प्लस और 100 माइनस, ओवरऑल कितना आएगा, 0। एटम के ऊपर 50 प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 50, क्योंकि ओवरऑल चार्ज क्या आना होता है एटम्स का, 0। ठीक है, तो एक और पॉइंट ऐड कर लो यहां पर, एटम हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एटम हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसका मतलब क्या, अभी समझाते हैं। एटम हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एटम का क्या होता है बेटा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसी चीज को उठा के हम मॉलिक्यूल्स को भी समझेंगे। इसको इरेज कर दूं, एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब एक अकेला एटम आपको कभी नहीं दिखेगा। एटम कंबाइंड फॉर्म में ही किसी दूसरे एटम से दिखेगा आपको। ठीक है, तो इसको समझा रहे हैं। क्या आपने हाइड्रोजन कभी O देखा है, नहीं देखा। ये इस फॉर्म में रहता है, O2 की फॉर्म में। ये एटम है, लेकिन इसके अंदर क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स। तो एटम कभी भी अकेला नहीं रहना चाहता है, वो ग्रुप ऑफ एटम की फॉर्म में रहेगा। ये ग्रुप ऑफ एटम्स, O के अंदर 2 एटम्स हैं, किसके, ऑक्सीजन के। तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स में मिल रहा है, ये सिंगल मिल रहा है, तो इसका एग्जिस्टेंस अकेला नहीं है, अकेला रहना पसंद नहीं करे। आप ही लोग हो, एटम तो छोड़ो, आप ही कहीं अकेला जाना पसंद करते हो क्या, नहीं करते। एक तो साथी चाहिए ही। तो अकेला है मतलब एटम है आप, अगर एक साथी है, आप एटम नहीं है, आप एग्जिस्ट कर सकते हो। तो ये एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंट, लेकिन एटम कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता। समझ रहे हो? तो हेडिंग डालो मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल, एटम के बारे में चीजें पता चल गई ना। मॉलिक्यूल डालो। जैसे एटम किसी भी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है, मॉलिक्यूल्स भी क्या होती है, किसी भी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट ही होती है। दोनों ही क्या है, किसी भी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है। लेकिन डिफरेंट क्या है पता है, डिफरेंस दोनों में ये है, एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, बट मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। डिफरेंस इन दोनों में इतना ही है। चलो पहले मॉलिक्यूल्स लिखो। देखो मॉलिक्यूल्स के अंदर लिखो बेटा, मॉलिक्यूल के अंदर लिखो, मॉलिक्यूल इज ऑल्सो, क्या होता है, मॉलिक्यूल इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, डिफरेंट क्या है मैंने बता दिया था। दूसरा पॉइंट, इट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। दूसरा पॉइंट लिखो इसके अंदर, इट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एक मॉलिक्यूल्स अकेला रह सकता है, बट एक एटम अकेला नहीं रह सकता। जैसे मैं आपसे बोलूं, एक एग्जांपल ले लूं, तो अगर मैं बात करूं तो आपसे अकेला कौन रहेगा, ये एटम है, ये अकेला नहीं रहेगा। या तो ये सेम टाइप के एटम से जुड़कर मॉलिक्यूल बना देगा, जरूरी नहीं है सेम टाइप के एटम से ही जुड़कर मॉलिक्यूल्स बनता है। एटम या तो सेम एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो सकता है,
या एटम किसी डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर सकता है। अगर इस केस की मैं बात करूं तो O प्लस O दोनों एटम है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, O2 बनाएंगे। ये दोनों ही सेम सेम एटम मिलकर ये क्या बन रहा है, ग्रुप ऑफ एटम। ये हो गया आपका बेटा मॉलिक्यूल्स। ये दोनों ही सिंगल सिंगल है, मतलब एटम है, ये दोनों ही क्या अकेले हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं था, तो इन दोनों ने एक योजना बनाई, ये अकेला नहीं रहेंगे, तो इनने एक तरीका अपनाया कि हम साथ में रहेंगे, साथ में जिएंगे और साथ में मरेंगे। तो ये दोनों एटमों ने एक प्लान डिसाइड किया कि हम दोनों साथ में रहेंगे, मतलब हम मॉलिक्यूल्स के अंदर रहा करेंगे बोला था इसने। तो ये एग्जिस्ट करेगा ये, ठीक है। मान लो दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूं जो डिफरेंट एटम से मिलकर बना हो, ये तो सेम सेम एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाए, एक डिफरेंट एटम से, जैसे मान लो H2O है, अगर मैं H2O की बात करूं तो ये डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल्स है। तो बताओ H2O को बनाने के लिए क्या चाहिए, दो एटम चाहिए हाइड्रोजन के, एक एटम चाहिए ऑक्सीजन का। ये देखो दो हाइड्रोजन एटम्स के और दो एटम्स हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का कंबाइन होके क्या बनाएंगे, पानी का क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो ये मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल्स है ये सेम टाइप के एटम से मिलकर हमारे इतना कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। कर लोगे, चलो फिर कुछ एग्जांपल लिख लो मॉलिक्यूल्स के, जो जो आते हैं लिख लो। O2 H2 लिखो, O2, दूसरा लिखो H2, तीसरा लिखो H2O, हाँ लिख लो, CO2 भी, CO2 भी लिख लो। और क्या लिखोगे, NH3, NH3। अगला लिखो O3, व्हाट इज O3, O3 होती है ओजोन, O3 ओजोन लेयर सुना है, O3 होता है उसका फॉर्मूला। ओजोन क्या होती है, गैस होती है एक, ठीक है। ओजोन क्या करती है, गैस है जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकती है, ठीक है। आप आज से ये मत बोल देना कि ओजोन ईंट से बनाई गई दीवार है। ओजोन क्या होती है, गैस ही होती है, जैसे ऑक्सीजन है वैसी ओजोन है। जो ओजोन बनती है वो किससे बनती है, ऑक्सीजन से बनती है। O2 के फॉर्मूले में एक O जोड़ दो, क्या बनेगा, O3। इसको इरेज कर दूं, एटम मॉलिक्यूल समझ गए ना। चलो एटम के एग्जांपल लिख लेते, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो लिख ही लिए थे, वेरी गुड। अब हेडिंग डालो, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर ये कुछ नहीं होता, एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वही उस एटम का एटॉमिक नंबर होगा। लिख लो एटॉमिक नंबर के अंदर, देखो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम। एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, चलो एटॉमिक नंबर और उसको दोनों साथ में समझेंगे। मास भी लिख लो एक बार, एटॉमिक नंबर अगर पता चल गया, हेडिंग डालो एटॉमिक मास।
एटॉमिक मास, ये कुछ नहीं होता, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है। एक एटम के अंदर जितने न्यूट्रॉन हैं, न्यूट्रॉन की नंबर में प्रोटॉन के नंबर ऐड करो, क्या निकल के आएगा? एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को हम कभी कभी मास नंबर भी बोला करते हैं। मास नंबर, मास नंबर बोलो या एटॉमिक मास बोलो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम। समझ गए? एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक मास मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर को ऐड करो, मास निकलेगा। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना सीखते हैं, ठीक है? इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इसको मैं बता रहा हूं। एक एटम के साथ एटॉमिक नंबर और मास को कैसे दिखाते हैं? कहीं पर भी एटम है ना बेटा, कोई भी एटम है, सपोज ए एटम है, एटम है, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां लिखा जाता है, और एटॉमिक मास यहां पर होता है, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और एक्स क्या होता है? मास। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने सोडियम का तो सुना ही होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मास होता है 23, कुछ आपको आते होंगे। सोडियम एक एटम है, यहां पर जो लिखा जाएगा वो क्या होगा? मास, और जो यहां लिखा जाएगा वो क्या होगा? एटॉमिक नंबर। तो सोडियम का मास 23 होता है, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? ये क्या होगा? एटॉमिक। तो अब आपसे मैं बोल रहा हूं, इस पूरे फॉर्मूले में मुझे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकाल के दो। ये जो फॉर्मूला लिखा है आपके सामने, सोडियम का मास भी आपको पता है, एटॉमिक नंबर भी पता है। अगर मास और एटॉमिक नंबर पता है तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आप निकाल सकते हैं। तो देखो, जो एटॉमिक नंबर है वो तो प्रोटॉन और क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स। जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। अभी अभी तो मैंने बोला था, एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर। तो बताओ फिर एटॉमिक नंबर कितना है? 11, मतलब प्रोटॉन कितने? 11। जितने प्रोटॉन होते हैं एटम्स के अंदर उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 और 11। कैसे आए पता चल गया? न्यूट्रॉन कैसे निकलता है मैं आपको बता रहा हूं। मास में से इसको माइनस कर दो, मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन निकल आएगा। तो जो न्यूट्रॉन निकलता है वो निकलता है कैसे बेटा? मास माइनस एटॉमिक नंबर। मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करो, या आप बोल सकते हो मास में से क्या माइनस करो? प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर ही तो प्रोटॉन होता है ना, ये चीज। तो बताओ फिर न्यूट्रॉन कितने हैं सोडियम के अंदर? 23 में से 11 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? सोडियम के अंदर न्यूट्रॉन निकालूंगा तो 23 होता है मास, एटॉमिक नंबर होता है 11, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आएगी? सोडियम के पास 12। समझ रहे हो? तो ये तो था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने का तरीका, ठीक है? चलो मैं आपको कुछ एटम्स के एटॉमिक मास लिखवा रहा हूं और एटॉमिक नंबर लिखवा रहा हूं जो आपके काम के हैं, मतलब उतना आज आप याद रखने की कोशिश करना। निकाल लोगे ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? चलो एक और दे रहा हूं आपको, उसका निकाल के दो, फिर मैं कुछ चीजें लिखवा रहा हूं आपको। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। एक क्वेश्चन लिखो, मैग्नीशियम सुना है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, मास होता है 24। आप मैग्नीशियम के अंदर मुझे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकाल के दो। तरीका मैंने सिखवा दिया। पहले आप निकालो प्रोटॉन, मतलब कर लो आप, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन आएंगे। और न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं पता ही आपको।
कितना है? प्रोटॉन इक्वल टू 12 आए होंगे, ये भी 12 ही आएगा। ये कैसे निकलेगा? इसमें से इसको माइनस करके। न्यूट्रॉन भी कितना आएगा? इसमें से इसको माइनस, 24 माइनस 12 आपका 12 आएगा। ठीक है, चलो ये चीजें आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कुछ एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और मास लिखवा दे रहा हूं जो आपके 9th लेवल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो एक साइड लिखो आप, इसको मैं इरेज करके लिखना स्टार्ट करता हूं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मैं मास लिखवा दे रहा हूं जो आपके दिए गए हैं। एक साइड बेटा आपका एलिमेंट दिया है, एलिमेंट दिया है, और एक साइड मास लिखा गया। जितने एनसीईआरटी में है उतने काम के हैं आपके। एलिमेंट है सबसे पहला हाइड्रोजन, मास कितना होता है? 1। ठीक है, दूसरा लिखो सोडियम, मास कितना होता है? 23। ठीक है, सल्फर, इसका मास होता है 32। ऑक्सीजन, इसका मास होता है 16। कार्बन, इसका मास होता है 12। ठीक है, कैल्शियम, इसका मास होता है 40। क्लोरीन भी सुना होगा आपने, Cl, इसका मास होता है 35.5। ठीक है, इसको लिखो, फिर मैं इसको इरेज करके कुछ और लिखूंगा। ये मास पता होना चाहिए बेटा आपको। एक और एडजस्ट यहां पर कर रहा हूं, नाइट्रोजन का लिख दे रहा हूं। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। इसको यहां करके, इस हाइड्रोजन को यहां है ना, नाइट्रोजन का 14। ये मास है और एलिमेंट है, समझ रहे हो? ये काम के एलिमेंट्स हैं जिनके मास आपको पता होने चाहिए। 32 ऐसे लिख दे रहा हूं, ऐसे समझ नहीं आएगा। सल्फर का है 32, ऐसे पता चल जाएगा ना। ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, कैल्शियम का 40, क्लोरीन का 35.5, 355 नहीं आए, सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1। आपके लिए तो हो गया ना, लेकिन ये समस्या किसी और के लिए भी मिल सकती। तुम ही लोग थोड़ी हो, यहां भी पूरी जनता बैठी है, इसीलिए मैं कर दे रहा हूं कि एरो से समझ आ जा रहा हूं। क्यों भाई? गाना भी गाना है क्या? कर लोगे ना एलिमेंट और उसका मास। अब हेडिंग डालो मॉलिक्यूलर मास। एक बार मॉलिक्यूलर मास, जैसे बेटा एटम का मास होता है ना, वैसे ही क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का भी कुछ मास होता है। एक मॉलिक्यूल्स के मास को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। एक एटम के मास को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकलता कैसे मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत सारे एटम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं होता, मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं होता। मॉलिक्यूलर मास सिंपल क्या होता है मैं समझा रहा हूं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? दिस इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और निकलता कैसे है? मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी एटम्स होंगे ना, उनके मास को ऐड करके निकाला जाता है। चलो एक एग्जांपल से ले रहा हूं, पहले तो निकालते कैसे हैं? ये निकलता है बाय द एडिशन ऑफ मास ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट in मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सबके मास को ऐड करके रख दो, जो वैल्यू आएगी वो आपका मॉलिक्यूलर मास होगा। चलो एक एग्जांपल ले रहा हूं। चलो अगर मैं आपसे बोलूं
CO2 का मास आप निकालो। CO2 इज मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये एटम्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। इस CO2 के अंदर क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स। तो बताओ इसका मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना है तो इसका मास और इन सबका मास ऐड करके रख दो, कितना आएगा। एक कार्बन का मास कितना होता है, 12, तभी लिखवाया था मैंने, अभी लिखवाया था 12। एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 2 का 32। अगर इसके मॉलिक्यूलर मास की मैं बात करूं तो इतना आएगा 44 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास तो AMU में आता है, सॉरी, ग्राम तो मोलर मास आएगा। यूनिट होती है मॉलिक्यूलर मास की, मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है, AMU। CO2 का कितना आएगा, 44 AMU। इसका निकाल के दो मुझे आप, देखता हूं कितना निकाल सकते हैं। CaCO3 का निकाल के दो, सबका मास आपको पता है, इसका निकाल के दो। CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास निकाल के दो। कैल्शियम का आपको पता है 40, कार्बन का पता है 12, ऑक्सीजन कितने हैं 3, एक ऑक्सीजन का आपको पता है 16, 3 का कितना आएगा 48। तो सबके मास को जोड़ो, आप निकालो। करना क्या है, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का क्या होगा 48। सबको ऐड करो, कितना आता है देखो, वो आपका CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास होगा। कितना आएगा, 0, 100 है, 118, 8 2 10, 1 2 6 10, 100, 108 आ रहा है। देखो कैल्शियम का 40 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का कितना होगा 48। इन सबको ऐड करेंगे तो 8 0 और ये 10, 5 है 10, 100 AMU आएगा। समझ रहे हो, 100 ही तो आ रहा है, कर लोगे ना, ठीक। चलो एक लास्ट दे रहा हूं, उसका मॉलिक्यूलर मास आप निकाल के दो, ऊपर लिख दे रहा हूं, आप मुझे निकाल के दो H2O का मॉलिक्यूलर मास। आपका कितना आएगा 18 AMU। निकाल के दो 18 AMU कैसे आ रहा है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल डिस्कस करेंगे चीजों को, इसी के आगे हम कल लेकर चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।